हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो जेनेटिक्स है अर्थात जीन, तो अनुवांशिकी के अध्ययन को हम क्या कह रहे थे, जेनेटिक्स कह रहे थे। अब हम देखेंगे कि जो जीन है हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक लक्षण को ले जाता है, तो अनुवांशिक लक्षण के रूप में क्या ले जाता है, रोग को भी ले जाता है, डिजीज को भी ले जाता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं जेनेटिक डिजीज, अर्थात ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं, उसको भी देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि जो हमारे जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो हमें पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं कितने पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स को ही गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोजोम्स हमारे में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र का मतलब कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो जो 23 जोड़े होते हैं, इस 23 जोड़े में से जो 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़े, इसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहते हैं। और जो लास्ट का एक जोड़ा होता है, 1 पेयर होता है, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम का तात्पर्य है कि ये लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, अर्थात ये लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो लास्ट का एक पेयर में अगर एक X और एक X, अगर 2X गुणसूत्र आ जाए लास्ट का एक पेयर में, तो ये मादा को दर्शाता है, फीमेल को दर्शाता है। और अगर लास्ट का एक गुणसूत्र X और एक गुणसूत्र Y हो जाए, तो ये किसको दर्शाता है, ये मेल को दर्शाता है, नर को दर्शाता है। तो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स, और जो एक जोड़ा होता है गुणसूत्र उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। और सेक्स क्रोमोजोम ही सेक्स का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लास्ट का एक जोड़ा अगर 2X गुणसूत्र हो तो क्या बोलेंगे, फीमेल बोलेंगे, ये फीमेल को दर्शाएगा। और जब एक जोड़ा एक X और एक Y गुणसूत्र हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मेल को दर्शाता है। जैसे हम लोग मेल हैं तो हमारे में एक X और एक Y गुणसूत्र पाया जाएगा और 22 ऑटोजोम्स पाए जाएंगे। तो अर्थात 22 प्लस XY, 22 प्लस XY इक्वल टू मेल, तथा 22 प्लस XX इक्वल टू फीमेल। ठीक है। तो हमें पता है कि जो 22 जोड़े हैं वो क्या हैं, ऑटोजोम्स हैं। तो ऑटोजोम्स प्लस सेक्स क्रोमोजोम, तो XY है तो मेल, XX है तो फीमेल को दर्शाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो 22 पेयर है गुणसूत्र का वो है ऑटोजोम्स, और प्लस X और Y गुणसूत्र हैं। और इधर मान लें 22 ऑटोजोम्स प्लस X और X है, अर्थात नर है। तो विवाह के उपरांत जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो अगर ये X गुणसूत्र इस X गुणसूत्र से निषेचित हुआ, ये गुणसूत्र X गुणसूत्र से निषेचित हुआ, तो क्या बनाएगा, X और X बनाएगा, अर्थात 22 प्लस XX। तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। और अगर ये गुणसूत्र Y के साथ फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, XY बनेगा, अर्थात 22 प्लस XY क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो निषेचन की प्रक्रिया में
जब अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होते हैं। तो अगर X गुणसूत्र X के साथ फर्टिलाइज किया तो क्या होगी, फीमेल होगी, और अगर Y गुणसूत्र X के साथ फर्टिलाइज किया तो क्या बनेंगे, मेल होंगे। बच्चा लड़का होगा और या लड़की होगा। तो निषेचन के पश्चात लड़का होगा या लड़की होगा, इसकी संभावना कितनी होती है, 50% होती है। आमतौर पर महिलाओं को ऐसा बताया जाता है कि वंश नहीं बढ़ रहा है, महिलाएं जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, पुत्र न पैदा होने के लिए। लेकिन अगर जेनेटिकली स्टडी आप देखेंगे तो जेनेटिकली स्टडी में क्या होगा, मेल उत्तरदायी हैं लड़का होने या लड़की होने के लिए। अगर क्योंकि उनके पास क्या है, एक ही वाई गुणसूत्र है। अगर वाई फर्टिलाइज करेगा एक्स के साथ तभी लड़का होगा, अदरवाइज एक्स के साथ कर गया तो क्या होंगे, फीमेल होंगे। एक स्टडी अभी भी आई थी कि जो आपका पॉपुलेशन है, अभी करंट का जो हमारा पॉपुलेशन है, उसमें वाई गुणसूत्र की जो मात्रा है वो धीरे धीरे मेल में क्या हो जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि पुत्र कम पैदा लेंगे। तो वाई गुणसूत्र क्या होते जा रहे हैं, इनएक्टिव होते जा रहे हैं, और आगे आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पुत्र पैदा होने में परेशानी हो, पुत्र पैदा ना हो। ऐसा एक स्टडी हुआ है, ठीक है। तो अगर X गुणसूत्र X के साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनाएगा, और Y गुणसूत्र X के साथ फर्टिलाइज करेगा तो XY मेल बनाएगा, और इसी तरह से क्या होता है, हमारे में लिंग निर्धारण होता है। अब हम देखेंगे कि रोग को ये किस तरह से कहाँ ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो जेनेटिक डिजीज बहुत सारे होते हैं, हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जेनेटिक डिजीज होते हैं। तो कुछ के उदाहरण हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग में अंतर समझ में नहीं आता है। ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी है। दूसरा बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसको क्वीन विक्टोरिया डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो राउंडेड होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें जो हमारा आरबीसी है वो कैसा हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है, ठीक है। हंसियाकार होने की वजह से इसमें आरबीसी टिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया क्या है, आरबीसी की शरीर में कमी को एनीमिया कहते हैं। शरीर में अगर आरबीसी कम हो गया तो क्या होगा, एनीमिया होगा। तो इनके थोड़ा से थोड़ा चोट में, थोड़ा से थोड़ा दुर्घटना में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, रक्त शरीर से बह जाता है और इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं इनको एक आई कार्ड दिया जाता है कि आई कार्ड टांगे हुए रहते हैं, कहीं भी दुर्घटना हुई तो इमीडिएट इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए ताकि इनके जो रक्त प्रवाह है उसको रोका जा सके। तो कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, इस तरह से बहुत सारे बीमारी हैं जो कि जीन से रिलेटेड हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कैसे होते हैं। तो मान लिया कि कलर ब्लाइंड के लिए कोई सी जीन है वो उत्तरदायी है, ठीक है। तो फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी, फीमेल कलर ब्लाइंड तब होगी जब उनके दोनों गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड जीन आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंड बोलेंगे। अगर केवल एक पर आया है और एक गुणसूत्र सही है तो इसको हम बोलेंगे करियर। करियर का मतलब है वाहक। वाहक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पीढ़ी में तो वो लक्षण नहीं दिखाएंगे लेकिन वो आगे रोग को ले जाएंगे, आगे जनरेशन में रोग पैदा कर देंगे। तो अगर फीमेल में क्या कंडीशन है, अगर फीमेल में कंडीशन दो तरह का है, अगर इनके दोनों गुणसूत्रों पर कलर ब्लाइंड जीन आ गया तो हम कहेंगे कलर ब्लाइंड है, और अगर एक पर आया है तो क्या कहेंगे, कैरियर है। मेल के साथ क्या होता है, मेल में X और एक Y गुणसूत्र होता है। अगर इसके एक X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड जीन आ गया तो इसको हम बोल देंगे क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। और अगर इसमें कोई करियर नाम की शब्द नहीं होती है,
मेल में किसी तरह का कैरियर नहीं होता है। एक एक्स पर अगर कलर ब्लाइंड जीन आ गया, भले वाई पर भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक्स पर एक कलर ब्लाइंड जीन आ गया है तो मेल को क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, लेकिन फीमेल में दोनों एक्स पे कलर ब्लाइंड जीन आना पड़ेगा, तब हम इनको क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंड। अथवा अगर एक पर आया है तो क्या बोलेंगे, कैरियर। और अगर किसी पर नहीं आया है, और अगर किसी पर नहीं आया है कलर ब्लाइंड जीन तो इसको बोलेंगे नॉर्मल, सामान्य। ठीक है, और अगर इसमें एक पे भी आ गया तो कलर ब्लाइंड बोलेंगे, मेल में कैरियर नहीं होता है। और अगर किसी पर कलर ब्लाइंड जीन नहीं आया है तो क्या बोलेंगे, सामान्य, नॉर्मल। ठीक है, चलिए इसको हम एक उदाहरण के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। मान लिए फादर क्या है, फादर नॉर्मल है और मदर कलर ब्लाइंड है। मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो पूछ रहा है कि इनका जो सन होगा वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड और नॉर्मल कितना होगा, और जो डॉटर होंगी, बेटी होगी, बेटी कितना कलर ब्लाइंड कितना नॉर्मल। ठीक है, फादर दिया हुआ कंडीशन क्या, सामान्य है, नॉर्मल है, और मदर दिया हुआ है क्या, कलर ब्लाइंड। तो आपको बताना है कि पुत्र और जो पुत्रियां होंगी उनमें कलर ब्लाइंड और सामान्य क्या क्या अनुपात होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बना के बता सकते हैं मुझे, मैं इसके साथ साथ बना के आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए कह रहा है फादर क्या है, नॉर्मल है, तो हम एक तरफ फादर को लिख देंगे, फादर को नॉर्मल छोड़ दिए, कोई कलर ब्लाइंड जीन नहीं है। ये चेकर बोर्ड होता है, हमने आपको जब मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा थे तब भी बताए थे। मदर कलर ब्लाइंड, तो मदर का कलर ब्लाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड जीन आ जाना चाहिए, एक क्रोमोजोम पे कलर ब्लाइंड जीन आ जाना चाहिए। तो इधर हमने क्या लिखा, मेल का लिखा, इधर हमने क्या लिखा, फीमेल का लिखा। अब इसको क्रॉस कराइए, जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्रॉस किया था उसी तरह सेम पैटर्न होगा। तो सेम पैटर्न होगा तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा इस तरह से, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब आप देखिए, आप यहां लिखिए बॉय के बारे में, जो पुत्र होगा उसके बारे में सन लिखिए, बेटर रहेगा, सन। अब सन को यहां से कैलकुलेट करिए, सन में क्या है, एक तो कलर ब्लाइंड हो गया और एक क्या हो गया, सामान्य हो गया। तो आप लिख सकते हैं 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड। ठीक है, देख सकते हैं आप कि पुत्र क्या हो गए, पुत्र एक तो कलर ब्लाइंड हो गया और एक क्या हो गया, सामान्य हो गया। तो हम बोलेंगे 50% क्या हुए, कलर ब्लाइंड हुए, 50% क्या हुए, सामान्य हुए। अब चलिए डॉटर की तरफ चलें, कमेंट करो जल्दी आंसर बना के। डॉटर, डॉटर पुत्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब पुत्री जे देखिए क्या है, एक पुत्री यहां पर हो गई, इसको लिख दिए हम, और दूसरी पुत्री ये हो गई। तो एक तो करियर हो गई, दूसरी क्या हो गई, सामान्य हो गई। तो हम यहां लिख देंगे, डॉटर में क्या लिखेंगे, 50% पुत्रियां, 50% पुत्रियां क्या हो जाएंगी, करियर, क्योंकि दोनों पर आएगा तब कलर ब्लाइंड बोलेंगे, एक ही पे आया है तो इसको बोलेंगे करियर, वाहक। इस जनरेशन में तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जरूर दिखाएंगे। और ये क्या हो गया, 50% नॉर्मल, 50% सामान्य। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में आया। तो क्या है कि अगर पिता सामान्य हो और मदर कलर ब्लाइंड हो, मदर कलर ब्लाइंड हो, फादर नॉर्मल हो, तो क्या होंगे, 50% सन नॉर्मल, 50%
कलर ब्लाइंड और डॉटर कैसे होंगे? 50% कैरियर और 50% नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं। अर्थात देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, रोग भी ट्रांसफर होते हैं, रोग भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम लोग यहां कर देंगे फादर कलर ब्लाइंड, फादर कलर ब्लाइंड और मदर, तो मदर को हम कर देते हैं करियर। अगर मदर को करियर कर दिए तो फिर पूछ रहा है आपको कि पुत्र कैसे होंगे, कितने क्या होंगे, और डॉटर कितने क्या होंगे, कितने कलर ब्लाइंड, कितने सामान्य। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए फटाफट आप लोग। फादर कलर ब्लाइंड है, मदर क्या है, करियर है। तो चलिए इसको हम भी आपके साथ साथ सॉल्व करते हैं। जिनको समझ में नहीं आए दोबारा समझ लीजिएगा। फादर, अब हम इधर फादर का लिख देंगे, फादर का XY लिखते हैं, पता है आपको। कलर ब्लाइंड बोल रहा है तो हमने कहा कि केवल एक ही जीन पे आ गया तो क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, अब कह रहा है मदर क्या है, करियर। मदर के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और एक पर आ गया तो क्या हो गया, कैरियर। दोनों पर आएगा कब क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। तो फादर का हमने लिख दिया कलर ब्लाइंड, क्योंकि एक ही पर आएगा तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और फीमेल में क्या होती है, एक पे आएगा तब करियर होगा, तो यहाँ करियर बोल रहा था, हमने एक पे कलर ब्लाइंड जिनको ले आया। अब देखिए क्या कंडीशंस बनेंगे। ये हो गया। अब इसको इसके साथ करिए, एक इधर कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन बन गया। अब हम आप इधर सन को लिखिए पहले। सन में क्या कंडीशन है देखिए, सन में एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। फिर सन में क्या हो गया, 50% कलर ब्लाइंड और 50% क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। अब डॉटर में आइए। डॉटर में देखिए, एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरा कंडीशन ये आ गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये क्या हो गया, कंप्लीट कलर ब्लाइंड। तो 50% कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड, और ये 50% क्या हो गए, करियर हो गए। ये करियर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जब फादर कलर ब्लाइंड हो गए और मदर करियर हो गई तो क्या हो गए, डॉटर 50% कलर ब्लाइंड और 50% करियर, जबकि सन क्या होंगे 50% कलर ब्लाइंड और 50% नॉर्मल। तो एक चीज से आपको साफ समझ में आ रहा होगा यहां पर कि फादर नॉर्मल थे, उसके बावजूद पुत्र कैसे हो गए, कलर ब्लाइंड हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या है, फादर से मदर से जो इनहेरिटेंस है, मदर से जो रोग है, एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में कहां जा रहा है, तो मदर से सन में जाता है। मदर से रोग कहां जाता है, कलर ब्लाइंड जीन कहां जाता है, कोई भी जीन का जो वंशानुगति है वो कहां से जाता है, मदर से सन में। और यहां देखिए आप, पिता थे कलर ब्लाइंड तो बेचारी पुत्री हो गई कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड हुई ना। तो फादर कलर ब्लाइंड हो तो पुत्रियां क्या हो जाएंगी, पुत्रियां कलर ब्लाइंड हो गई।
ठीक है, होना चाहिए था पुत्र को, लेकिन क्या होता है, इसी को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का क्या तात्पर्य हुआ कि जो जेनेटिक डिजीज है वो कहां से कहां जाता है, मदर से सन में और फादर से डॉटर में। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि कहां से किधर जाएगा, मदर से सन में और फादर से डॉटर में जाएगा। तो इनका जो स्थानांतरण है, वंशानुगति, वो कैसे होता है, माता से पुत्र में और पिता से पुत्री में। फिर उल्टा हो जाएगा, मदर से ग्रांड डॉटर में, पौत्री में, और पिता से दादाजी से पोते में, ग्रांड सन में। कहां हो जाएगा, ग्रांड सन में। जीएस का मतलब ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर। तो दादी से पोती में और दादाजी से पोते में, लेकिन पिता से पुत्री में और माताजी से पुत्र में। इस तरह से क्या होता है, ये इनहेरिट होते हैं, इनकी वंशानुगति होती है। तो जो हमारे जेनेटिक डिजीज हैं, कोई कोई बेचारा बहुत किस्मत लेकर आता है दुनिया में, धन संपत्ति इत्यादि सब मिलता है उसको। कोई कोई को अपने पीढ़ी से क्या मिलता है, रोग मिलता है। और आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि जो जेनेटिक डिजीज होती है इसका कोई इलाज नहीं है। एक प्रक्रिया होती है एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है भ्रूण में, क्या पता लगाया जा सकता है, तो इनमें किसी तरह का गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अर्थात कभी कभी क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं या एक डिलीट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से कोई जीन म्यूटेट हो जाता है, तो एमिनोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इनमें क्रोमोसोमल एबिरेशन या जेनेटिक एबिरेशन है कि नहीं है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। तो एमिनोसेंटेसिस के द्वारा पता लगा के फिर फादर मदर को बुलाकर जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है कि आपके जो सन हैं और जो आपके डॉटर हैं उनमें इस तरह का क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, तो इसमें ये होता है, इसमें ये समस्याएं होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जेनेटिक डिजीज का कोई इलाज नहीं। अगर इलाज होता तो सिकल सेल एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, क्वीन विक्टोरिया डिजीज। अर्थात जो महारानी विक्टोरिया का परिवार में क्या है, एक वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता जा रहा है, तो सबसे पहला इलाज वो कराए होते। इसलिए क्या है, जेनेटिक डिजीज का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अर्थात ऐसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है, उनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो जीन की वजह से भी रोग उत्पन्न होते हैं, जीन की एबनॉर्मलिटीज की वजह से भी। कुछ रोग क्रोमोसोम्स के एबनॉर्मलिटीज के कारण भी उत्पन्न होते हैं। तो मान लीजिए हमारे में 46 क्रोमोसोम होता है। अगर 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम या तो डिलीट हो गया या मिस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमिक। अगर 46 क्रोमोसोम्स में से एक गुणसूत्र और फिर एक गुणसूत्र माइनस हो गया, मतलब डिलीट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डबल मोनोसोमिक। अगर 46 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ गए किसी भी विकार से, सब विकार है, एबनॉर्मलिटीज है, अपने आप हो सकता है। कोई बेचारा 46 गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है, किसी में एक कम हो जाता है, 45 गुणसूत्र हो गया, किसी में एक ज़्यादा हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है। तो 46 में एक जुड़ गया, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। 46 में एक जुड़ा प्लस एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमी। अगर 46 में 3 गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ गए, इसको बोलते हैं टेट्रासोमिक।
तो ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं। जेनेटिक में जो जीन में विकार हैं, गुणसूत्रों में विकार हैं, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज है, इसको बोलते हैं क्रोमोजोमल एबिरेशन। ठीक है। तो कभी कभी सामान्य गुणसूत्र जो 46 हैं उनमें से एक कम हो जाए तो भी बीमारी उत्पन्न करेगा, एक ज़्यादा हो जाए तो भी बीमारी उत्पन्न करेगा, दो ज़्यादा हो जाए तो भी बीमारी होंगे, और दो कम हो गया तो भी बीमारी उत्पन्न होगा। हम लोग आगे देखेंगे कि जो जेनेटिक डिजीज़ है, क्रोमोजोमल एबिरेशन के कारण भी डिजीज होता है, और वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं।